हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 1 दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ होगी वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। अगर आप इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा एंड कमेंट सेक्शन में भी आपको मिलेगा। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, कल का जो वीडियो यानी 2 दिसंबर का जो वीडियो है वो इवनिंग में आएगा, यानी 6-7 बजे के आसपास, क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो वो सुबह पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन पीडीएफ सुबह 6 बजे तक अपडेट कर दी जाएगी, उसकी भी वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक जो है दिया गया है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप उसको ओपन करेंगे और डाउनलोड करेंगे। अगर नहीं मिलता तो आप परिवर्तन IAS अकेडमी डायरेक्ट टेलीग्राम पर लिखिए और वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट पेज पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और इसमें सबसे पहले एक डेटा एनालिसिस किया गया है जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर, और ये बताया गया कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 6.3% तक डिप कर गई है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो स्लाइड कर रहा है, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है कहीं ना कहीं कम हो रहा है। हालांकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है नागेश्वरम साहब, इन्होंने कहा कि नेशन की जो रिकवरी है पेंडेमिक से वो अभी भी कंटिन्यू है। इकोनॉमी जो एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्री हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और उम्मीद है कि हमें 6.8 से लेकर 7% के आसपास एक्सपेंशन जो है वो फिजिकल ईयर में देखने को मिलेगा। मैंने पहले भी कई बार इसको लेकर बताया कि ये जो डेटा मेंशन करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, जो क्वार्टरली या मंथली डेटा होता है ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होता, क्योंकि कितने मंथ और कितने क्वार्टर का आप डेटा याद रखेंगे, राइट। कोशिश करिए एनुअल डेटा का इस्तेमाल करिए। जैसे अभी 2023 में एक तरीके से इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू डेटा आ जाएगा, उसके अंदर पॉसिबिलिटी और कंसर्न सारी चीज़ों के बारे में एनालिसिस होता है। इसके अलावा कंपेयर किया गया कि पिछले मंथ में कितना था या पिछले क्वार्टर में कितना था, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये एक फैक्चुअल सी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। इसमें अगर हम डिस्कस भी करेंगे तो एक ये कैलकुलेटिव सी चीज़ें हो जाती है, उसको एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से इतना हेल्पफुल नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट किन एग्जामिनेशन के लिए है, जहाँ पर जैसे अभी SSC CGL का आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पिक करते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे RBI, SBI, IBPS के जो एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं, तो उस तरह की चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट उसके लिए हो सकती है, तो वो आप ध्यान रखेंगे। लेकिन UPSC सिविल सर्विस के लिए ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, राइट। इसके ठीक राइट हैंड साइड में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। बेसिकली एक केस था 2002 में गुजरात में जो राइट्स या दंगे हुए थे, उसमें एक बहुत पॉपुलर केस हुआ था बिल्किस बानो केस। और बिल्किस बानो केस बेसिकली क्या, उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। बिल्किस बानो जो है गैंग रेप का एक केस था, जिसमें 7 उनकी फैमिली के उनके रिलेटिव थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद जो कन्विक्टेड थे यानी जो अपराधी थे, उसको गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंट में रिलीज कर दिया था या रिहा कर दिया था। इसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिव्यू पिटीशन डाली गई है। रिव्यू पिटीशन का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, गुजरात गवर्नमेंट इसको लेकर अपना मई 2022 में गुजरात गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो रिव्यू पिटीशन डाली गई। कि पहली बात तो ये है कि जो प्री मैच्योर रिलीज पॉलिसी है गुजरात गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करी, ये 1992 की अडॉप्ट करी है, रिसेंट की अडॉप्ट नहीं करेगी। सेकंड, यहाँ पर ये बताया गया कि जो पूरा केस था वो महाराष्ट्र के अंदर चला था, तो इसमें गुजरात गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर जो डिसीजन लिया गया, इसको लेकर क्वेश्चन किया गया। इसके अलावा जो मेन चीज़ है, ये सारी चीज़ें तो है, इसके अलावा जो मेन चीज़ है कि ये जो अपराध है, जब आप गैंग रेप जैसे हीनियस क्राइम के बारे में बात करते हैं, या फिर एक छोटे बच्चे की हत्या के बारे में बात करते हैं, तो ये बहुत ही हीनियस कैटेगरी में आता है। और क्या इससे कहीं ना कहीं सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको लेकर कंसर्न है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति को 20 साल की सज़ा हुई है ना, तो क्या वो उसको रिलीज़ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि 1992 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये पॉसिबिलिटी हो सकती है रिलीज़ करने का, अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट को है, तो इसको लेकर क्वेश्चन है। हालांकि जो पिटिशन में चैलेंज किया गया वो ये कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ यानी आर्टिकल 21 का वॉल्यूशन करता है, यानी कहीं ना कहीं जिनको रिलीज़ किया गया अगेन वो एक थ्रेट पैदा कर सकते हैं, जिनके अगेंस्ट क्राइम हुआ था उस कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं,
ये नहीं होनी चाहिए और इसको इमीडिएटली जो वो रोका जाना चाहिए था। खैर ये बहुत ही सीरियस और हिनियस इशू है, इसमें डेफिनेटली कह सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करती है, रिव्यू का मतलब होता है अपने डिसीजन को रिव्यू करना कि सही है कि गलत है, और जब ये रिव्यू किया जाएगा तो डेफिनेटली उसमें हो सकता है कि वो सेम डिसीजन भी रखे या उसके अंदर कुछ बदलाव भी कर दे। इसके बाद यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास के बारे में। युद्ध अभ्यास इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी की एक जॉइंट एक्सरसाइज है जो उत्तराखंड के तपोवन के अंदर हो रही है। और जब एक्सरसाइज LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के या चाइना बॉर्डर के इतने पास होगी तो चाइना डेफिनेटली इसके बारे में स्टेटमेंट देगा, और जब इन्वॉल्व खासकर यूएस होता है तो स्टेटमेंट देना लाजमी। तो खैर पढ़ते हैं क्या है। चाइना ने वेडनेसडे को कहा कि भाई इंडिया और यूएस के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही युद्ध अभ्यास, ये 100 किलोमीटर के आसपास है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। और उन्होंने कहा कि इस तरह की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इंडिया और यूएस के बीच में चाइना इंडिया बॉर्डर पर, ये कहीं ना कहीं स्पिरिट ऑफ एग्रीमेंट्स का वॉयलेशन करती है जो 1993 में 1996 में चाइना और इंडिया के बीच में हुआ था, जो म्यूचुअल ट्रस्ट को कहीं ना कहीं इंडिकेशन करता है। खैर चाइना की स्टेटमेंट, म्यूचुअल ट्रस्ट या एग्रीमेंट्स, इन सब चीज़ों की अगर हम बात करते हैं तो चाइना खुद इन चीज़ों का वॉयलेशन करता है। और यही कभी कभी बुरा भी लगता है कि जैसे अगर आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रेव ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन होता है, वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ब्लैक्स वर्सेस वाइट के बीच में। उसके बारे में कभी शायद डिस्कस नहीं करेंगे, दुनिया भर को ज्ञान देंगे कि ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। सेम चाइना जो है एक भी रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, दुनिया भर को ज्ञान देगा कि हमें रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा दुनिया भर में ये कहेगा कि हमें पीसफुल एक तरीके से आगे बढ़ना है, इंडो पैसिफिक में डेवलपमेंट करना है, प्रोस्पेरिटी लानी है, शांति लानी है। जो भारी भारी वर्ड यूज़ करते हैं, ये कभी कभी आपने देखा होगा जब ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं तब मुखिया, प्रधान या सरपंच जो होते हैं वो उसमें लिखाते हैं शिक्षित, योग्य, कर्मठ, इस तरह के जो भारी भारी वर्ड यूज़ करते हैं, शायद उनका मतलब भी ना पता हो। तो सेम चीज़ें चाइना इस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है। इसके ठीक नीचे एक चाइनीज़ प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया गया है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है चाइनीज़ प्रेसिडेंट जियांग जेमिन। और जियांग जेमिन बहुत इंपॉर्टेंट फेस है चाइना के अंदर, हालांकि उनकी अब डेथ हो चुकी है। ये चाइना का जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया कि चाइना के फॉर्मर लीडर या फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है जियांग जेमिन, यहाँ पर आप देखेंगे 1996 का फोटोग्राफ है, और इनके टाइम पे चाइना ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकोनॉमिक ग्रोथ जो शो करी थी। और इंटरेस्टिंग ये है कि 1989 में जब प्रो डेमोक्रेसी को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस टाइम इन्होंने पावर को ग्रैब किया था और 2002 तक ये पावर के अंदर रहे थे। इसके अलावा ये माना जाता है कि चाइनीज़ इकोनॉमी को ओपननेस की तरफ लेने में और चाइना की जो पॉलिसीज़ है, या कह सकते हैं कि चाइना को इकोनॉमिक कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की तरफ मूव करने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था। यहाँ पर बताया गया कि चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म और ग्रोथ में, जैसे चाइना की इकोनॉमी जो है 5 फोल्ड इंक्रीज हो गई थी, $347 बिलियन से 1.47 ट्रिलियन। और इसी दौरान इनके टाइम पीरियड में ही हांगकांग को जो है चाइना को ट्रांसफ़र किया गया था 1997 में। चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया था और बहुत इंपॉर्टेंट इनके टाइम पर रहा है ये पूरा का पूरा पीरियड, राइट। इसीलिए हिस्ट्री में, चाइनीज़ हिस्ट्री में इनका नाम बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर चाइनीज़ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के मायने में, राइट। अब आप लोगों के लिए सवाल है, जब हम चाइना के बारे में बार बार डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है, एक सवाल आप लोगों के लिए है। चाइना के साथ अगर हम बात करें, इंडिया के कई सारे स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ की बाउंड्री जो लगती है, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि भारत के किन किन राज्य या किन किन स्टेट्स और किन किन केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज़ की बाउंड्री जो है वो चाइना के साथ लगती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर आपको पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको अगर पता तो डेफिनेटली कमेंट करिए, अदरवाइज नो इशू। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये है कि चाइना के साथ जो हमारी टेरिटरी है वो कितने किलोमीटर की है, हमारी बाउंड्री कितने किलोमीटर की है, वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्टेट्स का ज़रूर आप कमेंट करिए। इसके बाद बात करेंगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले एक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड स्टेट की, और यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिफेंस डिपार्टमेंट उसने एक जानकारी दी कि चाइना के पास जो न्यूक्लियर वारहेड है ये 2035 तक तेज़ी से इंक्रीज होने वाला है, और ये
2035 तक जो है 1500 के आसपास इनके पास न्यूक्लियर वारहेड होगा, जो आज इनके पास 400 के आसपास है। इंडिया के पास आई थिंक 120-150 के आसपास है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अराउंड जो 100 प्लस है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि चाइना तेज़ी से अपने न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन पर काम कर रहा है, और यहाँ पर ये बताया गया कि स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में मॉडर्नाइजेशन के कई सारे अटैम्प्ट चाइना कर रहा है, और आने वाले टाइम में चाइना अपने न्यूक्लियर वारहेड को तेज़ी से इम्प्रूव कर रहा है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर भी आप देखने को मिलेगा कि ये जो नंबर है 2035 तक ये तेज़ी से इंक्रीज होगा। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आती है कि सेंसेक्स 63,000 तक पहुंच गया। ये नंबर मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेंसेक्स का अगर आप देखें तेज़ी से उछाल किस चीज़ को इंडिकेशन करता है कि ये पॉजिटिव ट्रेंड इंडिकेशन करता है ग्लोबल मार्केट में, और आने वाले टाइम में कि इनफ्लो, फॉरेन फंड इनफ्लो जो वो इंक्रीज हो सकता है, यानी एक पॉजिटिव साइन इंडिकेशन करता है मार्केट के परस्पेक्टिव से। हालांकि अगर तेज़ी से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है तो इसको कई बार बबल की तरह भी देखते हैं कि शायद ये स्टेबिलिटी ना क्रिएट करे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, राइट। इसके बाद असम और मेघालय के बीच में जो बॉर्डर इश्यूज है अगेन रिपीट मोड पे है। असम और मेघालय के बीच में रीसेंट में जो बॉर्डर फायरिंग हुई उसी कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर एनालिसिस किया गया। इसको ब्रीफ में ऑब्जर्व करते हैं। असम पुलिस की यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर मेंशन किया गया कि असम पुलिस और फॉरेस्ट पर्सनल जो है वो टिम्बर स्मगलर को जो है उनको पकड़ रहे थे, और फिर फायरिंग हुई, 6 लोगों की डेथ हुई। हालांकि असम ने पहले कहा कि बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नाम लिया गया अलग अलग जगह पर, जैसे असम ने कहा कि ये कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, मेघालय ने कहा कि भाई ये तो हमारा एरिया। मेघालय और असम के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट है, और मैंने पहले भी रिपीट किया, न केवल मेघालय और असम का जिन जिन स्टेट के साथ बाउंड्री लगती है, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ, सबके साथ लगभग वहाँ पर बाउंड्री डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। कहीं पर इंटेंस भी नज़र आता है, कहीं पर छोटे स्केल पर नज़र आता है, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट है। और ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं मेघालय के लिए बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि मेघालय में इलेक्शन होने वाले हैं, और जब भी इस तरह की चीज़ें होती है पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स उससे इम्पैक्ट होते हैं, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, खासकर रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस तरह की चीज़ें एक सेटबैक का काम करती है। मेघालय बहुत इम्पोर्टेंट है, 3 हिल स्टेट, खासकर जिसमें गारो, खासी, जैंतिया इम्पोर्टेंट है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी यहाँ पर पॉपुलरली जाना जाता है। इसके अलावा रीसेंट में जो एम्स में रैंसमवेयर अटैक हुआ, इसके बारे में मैंने कल भी डिटेल में बताया था, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ। पहले तो स्टोरी समझ लीजिए हुआ क्या है। 23 नवंबर को जो एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसकी ई सर्विसेज पर अटैक कर दिया गया, रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर का मतलब क्या होता है? एक आप वायरस की तरह आप कह सकते हैं कि मालवेयर होता है, जिसमें आपके सिस्टम को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया जाता है, यानी आपका सिस्टम आप एक्सेस नहीं कर सकते, और अगर आपको एक्सेस करना है तो जिसने अटैक किया उसको भाई रैंसम पे करना पड़ता है। रैंसम का मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। यही कह सकते हैं कि जैसे कई बार होता है ना, अपने किसी प्लाट पर, आपका ही प्लाट आप कोई कब्जा कर ले तो उसको छुड़वाने के लिए कुछ ना कुछ आपको पैसे देने पड़े, तो सेम चीज़ें यहाँ पर है कि रैंसमवेयर अटैक हुआ। और रैंसमवेयर वाले क्या करते हैं कि भाई आपको एक्सेस अगर वापस हासिल करनी तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट जो वो पे करनी है। और अगेन रिपीट भी किया गया कि रैंसमवेयर एक टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो साइबर क्रिमिनल के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर आपके कंप्यूटर सिस्टम को ब्लॉक कर दिया जाता है, और जो भी उसके अंदर फाइल्स होती है वो भी कहीं ना कहीं आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इंडिया की जो इंपॉर्टेंट टीम है वो है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जो नेशनल नोडल एजेंसी है, जो कलेक्ट करती है, एनालिसिस करती है, सर्कुलेट करती है साइबर अटैक रिलेटेड इनपुट्स को, और गाइडलाइंस इश्यूज़ करती है, एडवाइजरी इश्यूज़ करती है प्रिवेंटिव मेजर्स के मामले में, और फोरकास्ट करती है। इसके अलावा अलर्ट्स को इश्यूज़ करती है। इसके अलावा सिग्निफिकेंट साइबर सिक्योरिटी इवेंट को कहीं ना कहीं हैंडल करती है। इस पर्सपेक्टिव में ये बहुत ही सीरियस और कह सकते हैं कि एक बड़ी प्रॉब्लम रही है, और साइबर अटैक न केवल इंडिया में, पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम की तरह जो वो आपको देखने को मिलेंगे, और ये कंटिन्यू इस तरह के अटैक हो रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे आज के टाइम पे जो ये जो रैंसमवेयर अटैक हुआ, इन्होंने क्या डिमांड करी कि हमें एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी दी जाए, वर्चुअल एसेट दी जाए। और आप देखेंगे
वर्चुअल एसेट को लेकर, खासकर क्रिप्टो करेंसी को लेकर मेजर कंसर्न ये है कि इसका मिसयूज़ होने की पॉसिबिलिटी भी है, जैसे टेररिस्ट या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेमेंट को कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं ताकि आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाए। और क्रिप्टो करेंसी में क्योंकि उसको प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है तो इसलिए बहुत सारे चैलेंजेस भी है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आया, बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसको लेकर, खासकर डिलिमिटेशन को लेकर जो प्रोविजंस है उसको चैलेंज किया गया था। और डिलिमिटेशन का मतलब होता है एक ऐसी एक्सरसाइज जहाँ पर असेंबली और जो लोकसभा या राज्यसभा की जो सीट्स होती है उनको एक लिमिट जो लगी होती है उसको डिलिमिट करना है, स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं इंक्रीज करना है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि जिन्होंने ये चैलेंज किया है कि भाई पहले तो आप डायरेक्ट आप क्लोजेज को जो है कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं, आपने उस पर्टिकुलर सेक्शन को या रीऑर्गेनाइजेशन 2019 एक्ट को क्यों नहीं चैलेंज किया, ये एक सवाल था। डिलिमिटेशन को लेकर मैं एक सवाल आप लोगों से है, जब हम डिलिमिटेशन के बारे में बात करते हैं, हालांकि जो पिटिशन चैलेंज करने वालों ने कहा कि 170 आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बार करता है कि ये जो एक्सरसाइज है 2011 के सेंसस पर नहीं हो सकती, ये या तो 2001 पर हो या फिर 2026 से पहले नहीं हो सकती। खैर कई सारे सवाल थे। अब आप लोगों के लिए सवाल है, जब हम बात कर रहे हैं डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की तो आपको मेंशन करना कि डिलिमिटेशन या प्रीसीमन आयोग के बारे में किस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। सेकंड आप लोगों के लिए सवाल ये है कि क्या डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में जो रिकमेंडेशन दी जाती है डिलिमिटेशन को आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। और थर्ड ये है कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो रीशन में डिलिमिटेशन कमीशन रहा उसको हेड किसने किया था, यानी उसका हेड कौन था, वो आप नीचे कमेंट करेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन 3 पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, राइट। इसके बाद यहाँ पर अगेन यूनाइटेड स्टेट की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर ये कहीं ना कहीं मेंशन किया गया कि चाइना यूनाइटेड स्टेट को वार्न करता है कि भाई इंडिया के रिलेशन के मामले में इंटरफेयर नहीं करना। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया गया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कंटिन्यू चाइना जो है वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर रहा है, कोशिश हालांकि कर रहा है कि भाई चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं कोशिश है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन को इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एग्रेसिव सिचुएशन नज़र आती है और वही अप्रोच जो है चाइना फॉलो कर रहा है, एक डेंजरस कोरेजिव और एग्रेसिव एक्शन आपको नज़र आएंगे। और 2020 में गालवान वैली क्लैश के बाद चाइना और इंडिया दोनों की तरफ से जो है ह्यूज फोर्सेज की मोबिलिटी करी गई है, उन सब के बारे में डिस्कस किया गया। हालांकि ये भी बताया गया कुछ एफर्ट्स हुए हैं सॉर्ट आउट करने को लेकर। यूनाइटेड स्टेट बेसिकली कर क्या रहा है, यूनाइटेड स्टेट सिंपल सी एक स्ट्रेटजी फॉलो करता है, दो कंट्रीज के बीच में जैसे ना आग लगाने का काम करता है। इनका कोई मतलब नहीं है चाइना को भड़काएगा कि इंडिया के सामने आकर दिखाओ, इंडिया वालों को कहेगा कि भाई चाइना आपके अगेंस्ट इस तरीके से मेथड यूज़ कर रहा है, लेकिन भारत को भारत के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए और वही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे लिए यूनाइटेड स्टेट केवल इतना इंपॉर्टेंट है कि ठीक है रिलेशन मेंटेन है, बट हम लोग ब्लाइंडली किसी भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कंट्री पर डिपेंड नहीं हो सकते। इसके अलावा इसके नेक्स्ट पेज पे बेसिकली भारत के प्राइम मिनिस्टर ने G20 को लेकर कई सारी चीज़ें डिस्कस करी है। बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने ये कहीं ना कहीं एक आर्टिकल लिखा है। इसके बारे में ब्रीफ में जो मेन पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है G20 समिट और इसके क्या मायने हैं, और इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर कट ये जो है वो समझ में आए। इंडिया जो है G20 को हेड करेगा 2023 के अंदर, यानी G20 की जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास आएगी। और यहाँ पर बताया गया कि इससे पहले जितने भी 17 प्रेसिडेंसी रहे हैं G20 के, उन्होंने डेफिनेटली सिग्निफिकेंट रिजल्ट इंडिकेशन किए हैं, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है एक इकोनॉमी में दो तरह की इकोनॉमी होती है जनरली। वैसे तो अगर आप इकोनॉमिस्ट के हिसाब से देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एक जनरल आइडिया में मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज स्केल पर सिंपल वर्ड्स में, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल स्केल पर, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल टैक्सेशन को रेशनलाइजेशन करना हो, डेट बर्डन जो कंट्रीज़ पर उसको रिलीव करना हो, ये कुछ चीज़ें जो है वो अभी तक हुई है। और आने वाले टाइम में क्या G20 आगे काम करेगा इसको लेकर भारत के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों की स्कैर्सिटी है, यानी कमी हम फेस कर रहे हैं, और डिपेंड करता है कि सर्वाइवल किसके बेसिस पर होगा। कई बार
आइडियोलॉजीज और आइडेंटिटी के बीच में कन्फ्रंटेशन और कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। कई बार जीरो सम माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं। जीरो सम माइंडसेट क्या है कि एक कंट्री ग्रोथ हो रही है, दूसरे को नुकसान करके वो ग्रोथ हो रही है, राइट। इसके अलावा वेपनाइजेशन आपको बहुत नॉर्मल नज़र आएगा। इसके अलावा भी अगर हम बात करेंगे, वैक्सीन को होल्ड किया गया, बिलियंस लोग वेट कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हमने देखने को मिली। और इस तरह के कन्फ्रंटेशन जो है कहीं ना कहीं कई बार ह्यूमन नेचर के अंदर भी होते हैं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर फंडामेंटल्स पर बात करनी है तो हमें आज के टाइम पे जैसे इंडिया के अंदर 5 बेसिक एलिमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। और अगर आप हिंदू रिलीजन में बहुत पॉपुलर है ये सारी चीज़ें, खासकर पंच तत्व जैसे अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये केवल हिंदू रिलीजन के अंदर ही नहीं, अगर आप बेसिक भी देखेंगे एज ए ह्यूमन तब भी आपको नज़र आएगा कि इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अर्थ नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, फायर और एयर और स्पेस नहीं होगा तो डेफिनेटली हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इसेंशियल में फिजिकल, सोशल और एनवायरनमेंट वेलबींग होना चाहिए, यानी सभी लोगों का फिजिकल, सोशल और एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से वेलबींग होगा। जब इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड करेगा तो हमारी थीम क्या है ना, ये बताया गया पहले बात कि 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर, यानी हम सबको मिलकर एक साथ आगे बढ़ना है। ये केवल स्लोगन नहीं है, ये हमारा कहीं ना कहीं टारगेट है और इसी के पर्सपेक्टिव से हम लोगों को आगे भी बढ़ना है। और आने वाले टाइम में, क्योंकि जो नेक्स्ट ईरा होगी वो वार की ईरा नहीं है, ये ईरा होने वाली है एज ए क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और पैंडमिक, इस तरह के चैलेंजेस को टैकल करने के मामले में आने वाला जो टाइम होगा ये आपको मैसिव वर्चुअल वर्ल्ड देखने को मिलेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। और इसके अलावा क्योंकि भारत के अंदर अगर हम बात करें मैसिव डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज की, कल्चर की, कस्टम की, बिलीफ की, तो इस पर्सपेक्टिव से एक माइक्रो वर्ल्ड की तरह इंडिया को देखा जाना चाहिए। इसके अलावा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की जो ट्रेडिशन है ये हमारे फाउंडेशनल DNA में देखी जाती है और यही एक तरीके से डेमोक्रेसी का भी पार्ट है। इसके अलावा अगेन रिपीट किया गया कि हमें डिजिटल पब्लिक गुड्स पर फोकस करना, ये हमारे पार्ट्स में इंक्लूड होगा, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, सोशल प्रोटेक्शन की स्कीम्स हो, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो। इन सब के बीच में G20 के थ्रू हम लोग कैसे अपने एजेंडाज़ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया की जो ट्रेडिशन है उसमें 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर की जो थीम है उनके साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल फूड, फर्टिलाइज़र, मेडिकल प्रोडक्ट्स, इन सब पर कैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन को रिड्यूस करते हुए इनको डीपोलिटिसाइज करने की रिक्वायर है ताकि ह्यूमन फैमिली को सर्व किया जा सके। और जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उसको कम करके जो रिस्क है ग्लोबल सिक्योरिटी के मामले में उसको कहीं ना कहीं कम करें और एनहेंस करें ग्लोबल सिक्योरिटी को। इसके अलावा इंक्लूसिव एम्बिशन होगा, एक्शन ओरिएंटेड हो और डिसीजिव प्रेसिडेंसी होनी चाहिए ताकि ह्यूमन सेंट्रिक और ग्लोबलाइजेशन पर फोकस करें। हालांकि ये बहुत लंबा चौड़ा ये मेंशन किया गया है। जब आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी आएगी तब आप इसको सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी देश के प्राइम मिनिस्टर जब लिखते हैं कोई आर्टिकल और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड होते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके बारे में सवाल कई बार पूछे जा सकते हैं, इसको लेकर भी ध्यान रखना। इसके बाद पेज नंबर 12 पे यहाँ पर मेंशन किया गया है, आपको पता होगा एक क्रॉप कंटिन्यू न्यूज में है, वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो मस्टर्ड, यानी सरसों की जो क्रॉप को क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड अप्रूव किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। इसको लेकर जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्राइजल कम्युनिटी उसने अप्रूव कर दिया था, क्लियर कर दी थी एनवायरमेंटल क्लियरेंस। अब तक जेनेटिकली मॉडिफाइड में केवल बीटी कॉटन को अलाउ किया गया, बाकी किसी भी क्रॉप को नहीं है। लेकिन इसको लेकर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों है इसको लेकर कई सारे कंसर्न है। सबसे पहले बताया गया सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को लेकर कंसर्न है कि इसका इम्पैक्ट जो है वुमेन फार्म लेबरर्स पर क्या होगा, यानी जो महिलाएं खेतों के अंदर काम करती हैं उनकी लाइवलीहुड पर किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको लेकर डिस्कस किया गया। पहले बताया गया कि इस पिटीशन के अंदर चैलेंज किया गया है एनवायरमेंटल नोट को जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को लेकर दी गई है। इसमें बताया गया कि बहुत सारे हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स में स्प्रे करना, केमिकल वीड्स, ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन करेगा। अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल जो है रेजिड्यूज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगी और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा वुमेन्स वर्कर जो काम करते हैं। यहाँ पर ये भी बताया गया कि आज के टाइम पे दुनिया भर की जो सिविलाइजेशन है उसमें एग्रीकल्चर के थ्रू स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं महिलाओं के काम के थ्रू जो है वो आई है
और ये रोज़गार उनके लिए जनरेट करता है। इसके अलावा ये भी इंडिकेशन किया गया कि लार्ज स्केल पर, चाहे वो टी फार्मिंग हो या फिर एक तरीके से धान की खेती हो, उसमें वुमेन्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज भी ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर सेक्टर में 50 या 50% से ज़्यादा कहीं ना कहीं रोल जो वो महिलाओं का है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की खुद की जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी, उसके अकॉर्डिंग ये माना गया कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इतनी सुटेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न, क्योंकि वेस्टर्न एरिया में एक तो जो फील्ड साइज होता है या खेत के आकार है वो ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, एरिया ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर डिफरेंट सिनेरियो, हमारे यहाँ पर 90% के आसपास फार्मर वो है जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिनके पास बहुत छोटी छोटी ज़मीन है, बहुत ही कम ज़मीन है। तो उसकी वजह से हमें इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा कि हम लोग जो इंश्योर करें कि इस तरह की क्रॉप जो है हमारे वुमेन फार्म लेबर पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना करें, उनके लाइवलीहुड को नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करें। हालांकि मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में डिस्कस होगा तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन क्रिटिकली एनालिसिस टाइप के बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, यानी ये मेंस में खासकर पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स में भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप न्यूज़ में है, बायोटेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग, इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिपीट मोड पे आपको 2023 के प्री में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बताया कि क्या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कोई प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं या आपका प्लानिंग है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है, हालांकि अब ये आती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, यानी इनकी पॉपुलेशन बहुत कम। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू टाइगर को प्रोटेक्ट किया गया, क्या इस क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है? इसको लेकर जो मेन कंसर्न आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है वो है गुजरात और राजस्थान के बीच में जो क्रिस क्रॉसिंग जो हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन है उसको लेकर कंसर्न है कि इनकी डेथ उसकी वजह से हो रही है बहुत तेज़ी से। और इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हम ग्रेट जो इंडियन बस्टर्ड है इसको हम सेव कर सकते हैं? हालांकि इनकी पॉपुलेशन पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिलती है, जनरली जो थार डेजर्ट का एरिया है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसके बाद इसके ठीक राइट हैंड साइड में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, और वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि 160 से लेकर 200 मिलियन इंडियन जो है वो लीथल हीट वेव से इफेक्ट हो सकते हैं एनुअली, इसके बारे में डेटा दिया गया। और इसको लेकर क्या इन्होंने सजेशन किया है कि इसको लेकर हमें डेफिनेटली काम करना पड़ेगा कि इंडिया की कूलिंग स्ट्रेटजी जो है ये हेल्प कर सकती है लोगों की लाइफ को, उनकी लाइवलीहुड को सेव करने में। हमें कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना पड़ेगा और ग्लोबल हब पर काम करना पड़ेगा, खासकर ग्रीन कूलिंग मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, राइट। तो इस सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया। इनके अलावा इंडिया का जो नेशनल एक्शन प्लान है 2019 में, जिसमें न्यू इन्वेस्टमेंट करने हैं कंस्ट्रक्शन में, इसके अलावा कोल्ड चेन्स में या फिर रेफ्रिजरेटर्स के मामले में, राइट। इसके अलावा ये भी बताया गया कि जो स्कीम जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसको अफोर्डेबल हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग इस तरीके से अडॉप्ट करें कि ताकि कूलिंग पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हो। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली हम लोग कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं और हीट वेव का जो इशू है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 160 से 200 मिलियन लोग अगर अफेक्टेड होंगे तो ये नंबर बहुत बड़ा है, और जिसकी वजह से कॉजुलिटी या डेथ रेट की होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है। आप लोगों के लिए थर्ड क्वेश्चन है, जब हम बात करें वर्ल्ड बैंक के बारे में तो आपको दो चीज़ें कमेंट करनी है, दो नहीं तीन है। पहला, वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट या इंडिसेस पब्लिश करता है। सेकंड, वर्ल्ड बैंक को जनरली वर्ल्ड बैंक का ग्रुप की तरह कंसिडर किया जाता है, और अगर आप फुल फॉर्म भी देखें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ही इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे इंस्टीट्यूशन या कई सारी संस्थाएं पार्ट है। वो इंस्टीट्यूशन या संस्थाएं कौन कौन सी इसके अंदर है वो आप नीचे कमेंट करेंगे। उनमें से एक ऐसा ग्रुप है जिसका इंडिया मेंबर नहीं है, वो भी आपको कमेंट करना। तो सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें तीन पार्ट है, तीनों के बारे में आपको आइडेंटिफाई करना और उसके नीचे कमेंट करना है। इसके बाद पेज नंबर 13, वर्ल्ड अफेयर, दुनिया में इस टाइम पे क्या चल रहा है। तो दुनिया में इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है, और उनमें से कुछ चीज़ें अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्जांपल सुसाइड ब्लास्ट, ये पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल है। कुछ फोर्सेस जो है जैसे तालिबान के अगेंस्ट एंटी तालिबान फोर्सेस बनाने की कोशिश कर रही है। रशिया और चाइना के बॉम्बर जॉइंटली फ्लाई कर रहे हैं पैसिफिक में। और
अपने, क्योंकि रशिया और चाइना की जो एक तरीके से रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हुए, खासकर जब से रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा है। इनके रिलेशन पहले भी ठीक ठाक थे, अभी और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुए हैं और आप देखेंगे बहुत सारे बॉम्बर्स जो पैसिफिक में फ्लाई कर रहे हैं। और इन दोनों के रिलेशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट जैसी कंट्री के लिए बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है। इसके अलावा कोई पर्टिकुलर ऐसी न्यूज़ नहीं है जो डेली स्टोरी टाइप में न्यूज़ है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, राइट। इसके बाद जो लास्ट पेज है वो है बिजनेस और इकोनॉमी का पेज, और रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया के कोर सेक्टर ग्रोथ को लेकर एक एनालिसिस किया गया। सबसे पहले जब भी ये वर्ड होता है कोर सेक्टर, इसका क्या मतलब होता है, इसको अगर आप प्रॉपर टर्म्स में देखते हैं तो इसको बोला जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या कोर इंडस्ट्री। कोर इंडस्ट्री का मतलब होता है कि देश का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसमें इन सेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास कोर सेक्टर के थ्रू प्रोडक्शन किया जाता है। और इसके अंदर 8 इंपॉर्टेंट सेक्टर इसमें काउंट होते हैं, और उसी को लेकर बताया गया कि इस मंथ में अक्टूबर में 0.1 के आसपास को ब्रेक किया गया है। तो ग्रोथ सेक्टर, इस सेक्टर की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, मैंने हालांकि कई बार पूछा है कि जब हम कोर इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, कोर सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें टोटल 8 सेक्टर आते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से सेक्टर जो है कोर इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। सेकंड, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसको रिलेटेड जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। और थर्ड जो है इसका बेस ईयर क्या है। आज आपके लिए 4 क्वेश्चन है और चारों के चारों इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई मंथली की कि इसमें किस में कमी आई, किस में इंक्रीज हुआ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक नेक्स्ट वर्ड यूज़ किया गया है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि जब आप जो कमाई करते हैं, जैसे आपकी इनकम है 100 रुपये है ना, तो आप खर्च कितना कर रहे हैं 145.6। तो ये जो 45.6 है ना, ये आपका फिस्कल डेफिसिट है, या आप इसको कई बार दूसरे टर्म्स में लेते हैं बजट डेफिसिट, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है आप एक तरीके से कहीं ना कहीं जो कमाई कर रहे हैं टोटल इनकम हो रही है उसके एक्स्ट्रा एडिशनल या खर्चा कर रहे हैं। जैसे 100 रुपये की कमाई है, 145.6 रुपये खर्च करें। बजट डेफिसिट भी सिमिलर है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि जैसे आप प्लान कर रहे हैं कि इस महीने आपका 100 रुपये में काम चल जाएगा, लेकिन एंड में आपको पता चलता है कि भाई इससे तो हमारा काम चल नहीं रहा है ना, तो उसके हिसाब से आप फिर उसको एडजस्टमेंट करते हैं, राइट। फिस्कल डेफिसिट पहले से ही एक तरीके से एक आइडिया होता है कि हमें इतना घाटा हो सकता है या इतना हमें एडिशनल खर्च करना पड़ेगा। तो ये बताया गया कि जो टारगेट है उसका 45.6% ये टच कर चुका है। उम्मीद है कि 16.61 यानी 16.5 के आसपास लाख करोड़ रुपए जो है वो एस्टिमेटेड जो है खर्च करेगी सरकार, और उसमें 6.4% जो जीडीपी का एक तरीके से फिस्कल डेफिसिट हो सकता है, राइट। ये जो डेफिसिट है जितने भी फिस्कल हो, बजट हो, प्राइमरी हो, रेवेन्यू डेफिसिट हो, ये सारे के सारे डेफिसिट जो है वो इम्पोर्टेंट है, और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतने ही इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट है, राइट। फिलहाल द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही, और जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए कोशिश करिए आप उसको कमेंट करिए। थैंक यू, जय हिंद।